हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन कॉमिक्स चैनल। यहाँ हम आपको ले जाएंगे आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज में विद द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन कॉमिक्स और मिलवाएंगे आपको आपके फेवरेट सुपर हीरो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है राजकोष के लुटेरे। बाकीलाल और उनके कर्ज, जिसमें वो किसी व्यक्ति का बुरा करना चाहते हैं लेकिन उसका अच्छा ही होता है। इस बारे में पढ़ने के लिए आप रेफर करें हमारे पुराने वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डाकू सुल्तान सिंह से, जो अपने साथियों के साथ आंधी तूफान की तरह उधमपुर के राजमहल की ओर बढ़ रहा है, हमला करने के लिए, वहां लूटपाट मचाने के लिए। वो पहुंचता है, लेकिन किले के गेट पे सारे सैनिक उससे लड़ाई करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जल्द ही सबको मार के आगे बढ़ जाता है, महल में अंदर आ जाता है। डाकू सुल्तान सिंह जल्द ही महल के अंदर राजकोष में चले जाता है, जहां पे वो सारी लूटपाट मचाता है और जल्दी से निकल जाता है। जब ये घटना की पता राजा उधम सिंह को लगती है तो वो अपने महामंत्री पे बड़ा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इतनी विशाल सेना हमारे पास है, क्या वो उसका मुकाबला नहीं कर पाए। महामंत्री जी विनम्रता से कहते हैं कि महाराज, सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला किया, लेकिन वो संख्या में काफी थे और हमला जो था वो इतनी जल्दी हुआ था कि हमारे सैनिक कुछ भी ना कर सके। लेकिन महाराज उधम सिंह जो थे वो बड़े गुस्से में थे और कहते हैं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, जल्दी जाओ, सेना की टुकड़ियां लेके उसे किसी भी तरह पकड़ के लेके आओ। महामंत्री जंगल में जाते हैं और अपने सैनिकों के साथ जंगल का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नामो निशान नहीं मिलता है। महामंत्री वापस जाते हैं राजमहल में और महाराज से हाथ जोड़ के कहते हैं कि महाराज, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उस डाकू का कहीं भी कुछ भी पता न चला। तो उधम सिंह कहते हैं, एक काम करिए, महल के बाहर पूरे राज्य में एक इंफॉर्मेशन दीजिए, एक मुनादी करवाइए, जिसमें जो भी उस डाकू को या तो पकड़ के लाएगा या पकड़ने में हेल्प करेगा, उसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। इस घटना के 1 महीने बाद हमला होता है रूपनगर पे, क्योंकि सुल्तान सिंह को पता लगता है कि वहां पे बड़ा खजाना रखा हुआ है। सुल्तान सिंह जाता है, अपने डाकू के साथ में हमला करता है, सैनिकों को मारता है और वहां से वो खजाना लेके निकल जाता है। रूपनगर के राजा रूप सिंह भी अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि ढूंढो किसी तरह उस सुल्तान सिंह को, पर कुछ भी सफलता हासिल नहीं होती है। तो रूपनगर के राजा रूप सिंह जो है वो फिर मुनादी करवाते हैं कि जो भी डाकू सुल्तान सिंह को पकड़ के लाएगा, जिंदा या मुर्दा या हेल्प करेगा, उसे 20,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। एक तरफ तो ये घोषणा हो रही थी रूपनगर में और दूसरी तरफ सुल्तान सिंह ने हमला कर दिया था शक्तिनगर पे। शक्तिनगर में हमला करा, सारे सैनिकों को मारा और वहां से खजाना लूट के वहां से भी रफू चक्कर हो गया। इसी तरह बहुत से दूसरे राज्यों में भी सुल्तान सिंह ने हमला किया, वहां से खजाना लूटा। कई राज्यों ने उसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। उसका आतंक बहुत बढ़ चुका था, यहाँ तक कि कुछ राज्यों में तो जब भी सुल्तान सिंह आता था, वहाँ के जो सैनिक थे वो अपनी जान बचा के उल्टा भाग लिया करते थे। इधर हमारा प्यारा बाकीलाल विशालगढ़ में मस्ती के दिन काट रहा था, वहाँ का राजनीतिक बना होकर मजे ले रहा था और साथ में नई नई योजनाएं बना रहा था कि किस तरह वो किसी को धोखा देके मालामाल हो जाए। तभी एक सैनिक आता है और बाकीलाल को कहता है कि बाकीलाल, आपको महाराज ने याद किया है। बाकीलाल जो है जल्दी से तैयार होकर विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं कि महाराज कैसे याद किया मुझे। लेकिन अंदर मन ही मन सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि कुछ न कुछ मेरे बारे में पता चल गया हो, उन्हें डर तो लग रहा है। सो महाराज विक्रम सिंह, सेनापति, महामंत्री और कुछ एक सदस्यों के साथ में बाकीलाल के साथ मीटिंग करने लगते हैं। उन्हें बताया जाता है कि पड़ोस के राज्यों में सुल्तान सिंह नाम का एक डाकू है, जिसने आतंक मचा रखा है। वो सभी जगह जाता है और खजाना लूट ले जाता है। महामंत्री कहते हैं, वैसे तो हमने अपने खजाने की व्यवस्था या उसकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी कर रखी है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप कुछ अपना दिमाग लगाएं और पक्का करें कि ये जो चोरी है हमारे यहाँ ना हो। बाकीलाल कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं कुछ न कुछ प्रबंध करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि अपने आंखों से उस खजाने की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मैं एक बार देख लूं। तो महामंत्री
राजा, बांकेलाल और सेनापति ये चारों निकल पड़ते हैं जहाँ पे खजाना रखा होता है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को चेक करने के लिए, उसे बांकेलाल को दिखाने के लिए। सो आइए आपको उसकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हम भी बताते हैं। सबसे पहले एक कक्ष में जाया जाता है, उस कक्ष का दरवाजा बंद किया जाता है। फिर दूसरे एक दरवाजा, जो दूसरी तरफ एक दरवाजा था, वहां पे 3 बार खट 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 यानी नॉक किया जाता है 3 बार। ये एक तरह का कोड होता है। जैसे ही 3 बार नॉक किया जाता है, फर्श में एक टाइल्स पे वो सरक जाती है, वहां से हट जाती है और उसके ऊपर जो एक गमला रखा होता है वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही ये गमला नीचे गिरता है तो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलता है, चारों अंदर जाते हैं, एक लंबा गलियारा आता है और वहां पे फिर से एक बड़ा दरवाजा है जिसमें विक्रम सिंह को भी पता नहीं होता है ये सारी व्यवस्था जो है। विक्रम सिंह खुद पूछते हैं कि महामंत्री जी, व्यवस्था तो अच्छी है लेकिन अब ये दरवाजा कैसे खुलेगा? तो महामंत्री कहते हैं कि महाराज देखिए, ये वाली जो फर्श है जो आपके पैर के नीचे है, इस फर्श को अपने पैर से 3 बार दबाएंगे अगर, तो ये दरवाजा लोहे का जो है खुलेगा। महाराज वैसे ही करते हैं, दरवाजा खुल जाता है। अगले कमरे में जाया जाता है। वहां पर एक बड़ा कमरा है के अंदर एक बड़ा स्विमिंग पूल होता है जिसके अंदर मगरमच्छ तैर रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्पेशली ट्रेंड सैनिक खड़े होते हैं। यदि कोई डाकू इस कमरे तक आ भी जाए तो वो भूखे मगरमच्छ उन सारे डाकुओं को खा जाएंगे अगर वो उसे पार करने की कोशिश करते हैं। साथ ही इतना समय मिल जाएगा इन स्पेशली ट्रेंड सैनिकों को कि वो अपने जहर बुझे जो तीर हैं वो छोड़ के उनको पहले ही मार देंगे। लेकिन महाराज पूछते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन अगर हमें ही जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे? तो वहां पे महामंत्री जी दिखाते हैं कि ये देखिए, ऊपर 3 नॉब लगी है। इन 3 नॉब में से आपको घुमाना होगा ये वाली कील को, मिडिल वाली कील को। जैसे ही वहां पे वो कील को घुमाया जाएगा, नॉब को घुमाया जाएगा, एक पुल बाहर आ जाएगा और उस पुल के थ्रू आप एक तरफ से दूसरी तरफ सुरक्षित जा सकते हैं। चारों बढ़ते हैं, दूसरे कमरे की तरफ जाते हैं। वहां पे एक दरवाजा मिलता है। दरवाजे के वहां पे सैनिक जो खड़ा होता है उसे महामंत्री कहते हैं, सैनिक इस दरवाजे का ताला खोलो। सैनिक ताला खोल देता है आज्ञा अनुसार। बांकेलाल कहता है, अरे यहाँ तो फिर कोई भी आराम से चले जा सकता है घूमता हुआ। तो महामंत्री कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ भी एक सुरक्षा लेयर है। तब महामंत्री एक भाला लेते हैं, उस भाले को उस कमरे के अंदर फेंकते हैं। जैसे ही भाला अंदर जाता है उसमें आग लग जाती है, वो जल जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी सब आश्चर्यचकित होकर देखते हैं और बांकेलाल कहता है, अच्छा हुआ बच गया, वरना मैं स्मार्टनेस में अभी चले जाता तो मेरा भी यही हाल होता। ये थी सुरक्षा की आखिरी लेयर। सभी चले जाते हैं राजकोष में। वहां देखते हैं खजाना जो है वो सुरक्षित है, लेकिन बांकेलाल की आंखों में एक चमक उठ जाती है और वो सोचता है कि अगर किसी तरह ये खजाना मेरे हाथ लग जाए तो मेरी 7 पीढ़ियां मौत से रहेगी। इधर विक्रम सिंह बांकेलाल से पूछते हैं कि बांकेलाल, इतनी अच्छी व्यवस्था देख के भी तुमने कुछ कहा नहीं? तो बांकेलाल कहते हैं, महाराज सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। फिर वहां से चारों निकल जाते हैं। तभी से बांकेलाल के मन में कुछ न कुछ नई योजना बनाने की इच्छा जागृत होती है और वो सोचता है कि किसी तरह ये खजाना मुझे पाना ही है। उधर हर दिन डाकू सुल्तान सिंह का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। अभी तक विशालगढ़ पे तो कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन बाकी सारे राज्यों में हमले हो रहे थे। तभी अमरपुर, जो पड़ोसी राज्य था विशालगढ़ का, वहाँ के राजा जो है अपने सेनापति और महामंत्री से बात करते हैं कि सेनापति जी, सुल्तान सिंह जो है वो सारे हमले, हर जगह हमला कर रहा है, हो सकता है कि हमारे महल पे भी आक्रमण कर दे, तो हमारी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किया है? तो सेनापति जवाब देते हैं कि महाराज, सुल्तान सिंह जो है हमारे राज्य पे आक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन अगर कर भी दिया तो मैंने एक ऐसी व्यवस्था करी है कि वो खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा। महाराज पूछते हैं, ऐसा क्या किया है आपने? तो सेनापति जी कहते हैं कि हमने जो राजकोष जहाँ रखा है उस जगह के चारों तरफ गहरी खाई खुदवा दी है और उसके ऊपर घास फूस बिछवा दी है। अगर डाकू और उसके साथी आते हैं तो उस खाई में खुद ही गिर जाएंगे और हम उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। ये तो थी ज्यादा होशियारी वाली बात, देखते हैं आगे क्या होता है। तो सुल्तान सिंह जो है एक दिन हमला कर देता है और वहाँ पे सारे सैनिकों को मार देता है। अंदर जाता है जहाँ पे खजाना रखा होता है, लेकिन थोड़ा रुकता है। अब वो भी तो था चालाक डाकू, वो सोचता है कि इतना आतंक होने के बाद भी
दूसरे जो राज्य हैं बड़ी बड़ी सेना लगा के रखे हैं, यहाँ पे चंद मुट्ठी भर सैनिक इस जगह पे खड़े हुए हैं। आखिर क्या राज है? कुछ न कुछ हो सकता है, इन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया। तो वो खुद न जाते हुए अपने 2 साथियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। 2 साथी आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो गहरी खाई खुदी हुई थी जिसपे घास बिछी हुई थी उसके अंदर गिर जाते हैं। डाकू सुल्तान सिंह तुरंत समझ जाता है कि इन्होंने जाल बिछाया हुआ है, तो वहां से वो हार नहीं मानता है, पीछे की तरफ से जाके हमला करता है। वहां पे जितने सैनिक होते हैं सबको मार देता है, अंदर जाता है, खजाना लूटता है और निकल जाता है। इधर खजाना लेके सब सारे डाकू जो है अपने अड्डे पर जाते हैं। वहां पे फिर से इनकी मीटिंग होती है जिसमें बंटवारा होता है। डाकू सुल्तान सिंह कहता है कि भाइयों, हमेशा की तरह इस माल के भी 3 हिस्से मेरे होंगे और 1 हिस्सा तुम सारे लोग आपस में बांट लो। यहाँ देखिए, ये भी लालची डाकू है जो अपने साथियों के साथ ही गद्दारी कर रहा है। एक बड़ा जो रेशो है, जो भाग है, वो खुद के लिए रख लेता है 3 हिस्से, यानी 75% उस अकेले के लिए, और बाकी जो 25% बचा होता है वो जो भी बचे हुए डाकू होते हैं 50 या 60, उन सभी में बांट देता है। ये हमेशा का सिस्टम था। इस बेईमानी की वजह से बाकी कुछ डाकुओं में सुल्तान सिंह के लिए नफरत बढ़ रही थी और वो मन ही मन तो उससे नफरत करते थे, लेकिन खुल के कोई भी बोल नहीं पाता था क्योंकि सब उससे डरते थे। सुल्तान सिंह अपना माल लेके निकल जाता है, बाकी लोग भी अपना बंटवारा करने लगते हैं। वहां पे एक बुजुर्ग डाकू होता है जिसका नाम होता है लाखन सिंह। लाखन सिंह मंगल सिंह को कहता है, मंगल सिंह, छोटे ठाकुर, आप भी ये बंटवारा कर दो और सभी डाकुओं में से बांट दो। तो मंगल सिंह कहता है कि नहीं काका, यानी लाखन सिंह जी, मैं ये बंटवारा नहीं करूंगा, आप बंटवारा कर दीजिए और सभी में बांट दीजिए। तो लाखन सिंह होता है सभी में बंटवारा कर देता है और जो छोटे ठाकुर यानी मंगल सिंह का हिस्सा होता है वो उसे ले जाता है और देने की कोशिश करता है। जो मंगल सिंह दूर बैठा होता है एक पेड़ के नीचे, वहाँ पे वो उसे देने की कोशिश करता है। मंगल सिंह को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो कहता है कि उसे दूर रख दो, मैं उसे बाद में ले लूंगा। लाखन सिंह कहता है कि बेटा क्या बात हो गई, तुम कभी भी खुश नहीं होते इस लूट के हिस्से से। तो मंगल सिंह कहता है कि काका, खुशी मुझे तभी होती जब लूट का हिस्सा बराबर होता, ये तो ठीक है। सुल्तान सिंह बड़ा हिस्सा लेके निकल जाता है और हम सभी को छोटे छोटे भीख के रूप में ये दे जाता है। लाखन सिंह कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अगर उसके सामने आपने आवाज उठाई तो वो बागी कह के आपको मौत के घाट उतार देगा। तो मंगल सिंह कहता है मुझे मौत का भय नहीं है, मैं मौत से भी टकरा जाऊंगा। तो लाखन सिंह कहता है कि आपने बड़ी अच्छी बात की छोटे ठाकुर, आप बहुत बहादुर हो। अब वक्त आ गया है कि मैंने जो एक बात बड़े वर्षों से छुपा के रखी थी वो मैं आपको बताता हूँ। मंगल सिंह कहते हैं कौन सी बात, कौन सी छुपा के रखी आपने? तो वो बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मंगल सिंह के जो पिताजी थे संग्राम सिंह, वो उस समय सुल्तान सिंह की जगह दल के सरदार हुआ करते थे और लूटपाट में उनके अंडर में सारे डाकू जाया करते थे। तो एक दिन की बात है कि माणिकपुर के अंदर वो लूटपाट कर रहे थे और तब राज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। वो बड़ा खतरनाक युद्ध हुआ। उस लड़ाई में काफी डाकू मारे गए थे, सभी अपने अड्डे पे गए, कुछ घायल भी थे। तो सुल्तान सिंह जो था उसने चुपके से मौका पाकर जो संग्राम सिंह थे उनकी हत्या कर दी, पीछे से तलवार घोंप के। ये सारी चीजें जो थी लाखन सिंह ने देख ली थी, लेकिन किसी को बताई नहीं थी क्योंकि उन्हें भी डर था। यहाँ पे सुल्तान सिंह संग्राम सिंह को मार के सरदार बन चुका था। तो ये बात जब मंगल सिंह को पता चली तो मंगल सिंह का खून खोल उठा। उसने कहा मैं अभी सुल्तान सिंह को मार डालूंगा। लाखन सिंह उन्हें समझाते हैं कि अभी वक्त नहीं आया है, पहले हम बाकी डाकुओं को, जो बाकी सदस्य हैं टीम के, उनको खजाने में जो बंदरबाट होती है, जो बेईमानी होती है, वो बता के हम पहले अपने साथ करते हैं, फिर सुल्तान सिंह को मौका देख के मारेंगे। तो मंगल सिंह कहता है कि ये मैं ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकता, इस क्रोध की अग्नि को शांत करना ही होगा। लाखन सिंह कहते हैं कि जरूर सही वक्त आने पे हम ये करेंगे। दूसरी तरफ एक दूसरा राज्य था दौलतपुर और उनके राजा थे धनराज सिंह। वो भी अपने मंत्रियों के साथ में चर्चा कर रहे थे। वो भी घबराए हुए थे कि कहीं हमारे राज्य पे भी हमला ना हो जाए। वहाँ पे भी सेनापति, महामंत्री, सारे लोग उनको एक झूठा आश्वासन दे रहे थे कि मैं पूरी सुरक्षा में लगा हूँ, या हमने प्रबंध कर रखा है,
या हमने जाल बिछा रखा है। लेकिन जो राजा धनराज सिंह थे उनको इस पे भरोसा ना हुआ। वो कहते हैं कि हम शायद अपने जो अपना खजाना है उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो हमने सुना है कि विशालगढ़ के जो राजा विक्रम सिंह ने अपने राजकोष को बहुत अच्छी तरह सुरक्षित कर रखा है, क्यों ना हम उनसे मदद लें और हमारे राजकोष की जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं वो विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के राजकोष में जमा करा दे। वो हमारे अच्छे दोस्त भी है, उनसे हम मदद मांगेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। तो महामंत्री कहते हैं बड़ा अच्छा आइडिया है ये, मैं आज ही सारी मूल्यवान वस्तुएं जो है वो विशालगढ़ के लिए रवाना कर देता हूँ। लेकिन दूसरे महामंत्री और राजा कहते हैं कि आप इस काम को इस तरह करिएगा कि किसी को भी कानो कान खबर ना लगे, वरना रास्ते में से ही ये सारी चीजें लूट ली जाएगी। तो चीजें रवाना की जाती है, कोई व्यापारियों के भेष में, कोई साधुओं के भेष में, कोई तीर्थयात्रियों के भेष में, ये सारी चीजें विशालगढ़ में रवाना कर दी जाती है। यही आइडिया दूसरे राज्य के राजाओं को भी आता है, वो भी अपने राजकोष की जो मूल्यवान वस्तुएं होती है वो विशालगढ़ के लिए रवाना कर देते हैं। और विक्रम सिंह जो है उन्हें मना नहीं कर पाते हैं, वो सभी राजाओं की मदद करने के लिए आगे आते हैं और अपने यहाँ पर अपने राजकोष में उन सारे राजाओं की मूल्यवान वस्तुओं के लिए एक जगह डिसाइड कर देते हैं और वहाँ पर ये सारी वस्तुएं रख दी जाती है। थोड़े दिन बाद सुल्तान सिंह फिर से एक राज्य पर जिसका नाम है नरसिंहपुर, उस पर हमला करने जाता है। उसे पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सारे हीरे जवाहरात, बहुत सारे कीमती चीजें रखी हुई है। साथ ही उसकी टीम में असंतोष पनपता जा रहा है, जो लोग आपस में बात करते जा रहे हैं कि देखिए फिर लूटने के बाद में ये 3 हिस्से ले लेगा और हमें सिर्फ एक ही देगा। खैर सुल्तान सिंह जो है नरसिंहपुर पहुंचता है, राजकोष भवन में जाता है, वहाँ पे सैनिक दिखते हैं, सैनिकों से लड़ाई करता है, उन्हें मारता है और कुछ सैनिक पहले ही हथियार डाल देते हैं और कहते हैं हम खुद ही आपके लिए दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खोला जाता है, अंदर जाता है सुल्तान सिंह, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे तो सारा खजाना खाली है, वहाँ पे कुछ स्वर्ण मुद्राओं के अलावा कुछ भी नहीं है, सारा का सारा खजाना जो है वो कहीं छिपा दिया गया है। सुल्तान सिंह बहुत गुस्सा होता है और इस गुस्से का प्रकोप बनते हैं वहाँ पे खड़े राजा के सैनिक। वो राजा के सैनिकों को मारना लगता है, टॉर्चर करने लगता है और उनसे उगलवाता है कि सारा राज का जो खजाना है वो कहाँ गया। तो जो सैनिक होते हैं वो डर के बता देते हैं कि सारा खजाना जो है विशालगढ़ में ट्रांसफर कर दिया गया है, वहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। सारे डाकू वापस लौट जाते हैं अपने अड्डे पे, शाम को डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। सारे राजाओं ने खजाना है वो विशालगढ़ में ट्रांसफर कर दिया है, तो उसे कैसे लूटा जाए। तो कुछ जो सीनियर मेंबर्स होते हैं जैसे लाखन सिंह, वो कहते हैं कि विशालगढ़ के राजमहल पे आक्रमण करने से पहले वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर सभी राजाओं ने वहाँ पे अपना खजाना छिपाया हुआ है तो जरूर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में कोई ना कोई बात तो होगी। सारे लोग कहते हैं कि बात तो ठीक कह रहे हैं, हमें जासूसी करके ये पता लगाना चाहिए कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर है। तो सुल्तान सिंह कहता है कि आप में से कुछ लोग जाइए और वहाँ पे पता लगा के आइए। तो ये काम भी मिलता है लाखन सिंह और मंगल सिंह को। ये दोनों साधु बन के विशालगढ़ की ओर चल देते हैं ताकि उन पे कोई भी शक न करे। इधर रात के समय विशालगढ़ में राजा विक्रम सिंह जो है अपने महल में सो नहीं पा रहे हैं, उन्हें काफी टेंशन हो गई है क्योंकि खुद का खजाना साथ में सारे राज्यों का खजाना उनकी इज्जत पे बात आ चुकी है। वो सोच रहे हैं कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। सभी लोगों ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया हुआ है, तो सोचते कि मुझे कुछ न कुछ एडिशनल मेजर्स भी लेने चाहिए। सुबह मीटिंग बुलाई जाती है, अगेन वो चारों रहते हैं। विक्रम सिंह कहते हैं कि महामंत्री जी, चाहे व्यवस्था अच्छी चाक चौबंद हो लेकिन कुछ न कुछ और हमें करना चाहिए। एक काम करिए, राजमहल में जगह जगह घंटियां लगा दीजिए ताकि जब भी कुछ हमला हो तो सारे सैनिक तुरंत इकट्ठे होकर सुल्तान सिंह को पकड़ लें। साथ में बांकेलाल को आदेश दिया जाता है कि समय समय पे आप राजकोष की व्यवस्था देखने के लिए जाया करें, रेगुलरली विजिट करें ताकि कोई ना कोई मुसीबत हमारे ऊपर ना आ जाए। कुछ प्रॉब्लम आपको लगती है तो तुरंत घंटी बजा के इन्फॉर्म करें। इधर लाखन सिंह और मंगल सिंह वापस अपनी रेकी करके आते हैं अड्डे पे और सुल्तान सिंह को अपडेट देते हैं। वो कहते हैं कि महाराज, व्यवस्था तो बहुत चाक चौबंद है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों को है, जैसे कि महामंत्री, सेनापति, राजा और एक और आदमी है इन तीनों के अलावा जिसका नाम है बांकेलाल। उसे सभी चीजें पता है। वो इस समय गेस्ट हाउस यानी अतिथि गृह में
रुका हुआ है। सुल्तान सिंह सोचा, बांकेलाल चलो इसे पकड़ते हैं, इसको टॉर्चर करेंगे, सारा रास्ता हमें मालूम हो जाएगा। तो रात को निकलते हैं, उसे पकड़ के लेके आया जाता है। इधर बांकेलाल अपने सपनों में खोया हुआ है, जिसमें वो सारे खजाने पे हाथ साफ कर चुका है और चैन की जिंदगी जी रहा है, अपने प्लानिंग कर रहा है। लेकिन नीचे 4-5 डाकू उसे उठाने के लिए आ चुके हैं। धीरे से उसके कमरे में जाते हैं, बांकेलाल को जगाते हैं और कहते हैं चुपचाप हमारे साथ चलो, शोर मचाया तो यहीं पे खंजर घोंप दूंगा। वो कहते हैं कि मेरे पास कोई राजकोष नहीं है, मैंने किसी राजकोष की चोरी नहीं करी। मंगल सिंह कहता है नहीं, तुरंत चलो हमारे साथ। बांकेलाल को घने जंगलों के बीच में आंख पे पट्टी बांध के अड्डे तक लाया जाता है। वहां पे उसकी मुलाकात कराई जाती है सुल्तान सिंह से। सुल्तान सिंह बांकेलाल को डराता है, कहता है कि बांकेलाल तुम्हें जो भी पता है इस सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बता दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। बांकेलाल कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं, विक्रम सिंह ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो वो कहता है, सुल्तान सिंह कहता है कि बांकेलाल पहले हम तुम्हारे हाथ काटेंगे, फिर पैर काटेंगे, फिर गर्दन काटेंगे, जब तक तुम हमें बता नहीं देते। तो बांकेलाल डर जाता है और बांकेलाल कहता है कि महाराज सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो आप अंदर तक नहीं जा पाओगे और मेरी मदद के बदले में आपको मुझे 50% शेयर देना पड़ेगा, मतलब आधा जो खजाना है वो मुझे आपको देना होगा। सुल्तान सिंह बोलता है तू मुझसे आधा खजाना लेगा, मैं तुझे अभी यहीं जान से मार देता हूँ। बांकेलाल कहता है कि अगर मुझे मार दोगे तो तुम्हें खजाना तो नहीं मिलने वाला फिर कभी। सुल्तान सिंह सोचता है ये काफी चतुर व्यक्ति है, इससे थोड़ा स्मार्टनेस से डील करना होगा। तो सुल्तान सिंह नेगोशिएट करते हुए बांकेलाल को कहता है कि बांकेलाल तुम हमारी मदद करो, लेकिन आधा नहीं, हम तुम्हें 10वां हिस्सा देंगे, यानी 10% हिस्सा देंगे। बांकेलाल डरा हुआ तो होता है, तो 10% में भी खुश हो जाता है। वो कहता है कि 10% भी काफी है। तो बांकेलाल को सुल्तान सिंह में डील होती है कि बांकेलाल खजाना लूटने में मदद करेगा, बदले में सुल्तान सिंह खजाना लूटने के बाद जो 10% यानी 10वां हिस्सा होगा वो उस शहर के बाहर शिवजी के मंदिर में पहुंचा देगा और वहां से बांकेलाल उसे रात में उठा लेगा। इतना डील होने के बाद में बांकेलाल वापस घर आ जाता है, रात को अपने कार्य में लग जाता है, अपनी योजना में लग जाता है। सबसे पहले तो जाके वो उन घंटियों को जो विक्रम सिंह ने इंफॉर्मेशन देने के लिए लगाई थी, उन घंटियों को जाके अंदर से रस्सी काट देता है ताकि कोई भी घंटी बजा ना सके। रात फिर सुल्तान सिंह जो है हमला करता है विशालगढ़ पे, सारे सैनिकों को मारता है, अंदर जाता है। पहली हडल के रूप में उसे मिलता है मगरमच्छ से भरा हुआ स्विमिंग पूल। वो आपस में डिस्कस करते हैं कि अरे यह कैसे, यहाँ से कैसे बाहर जाए। तब उन्हें याद आता है जो बांकेलाल ने उन्हें बताया था। सुल्तान सिंह वो नॉब देखता है जिसे घुमाना था, नॉब घुमाता है, पुल खुलता है, पुल से निकल के सारे डाकू दूसरे कमरे में पहुंचते हैं, दरवाजा खोला जाता है। 2 सैनिक आगे बढ़ते हैं जल्दीबाजी में, माफ कीजिएगा 2 डाकू आगे बढ़ते हैं जल्दीबाजी में और जल जाते हैं। सुल्तान सिंह उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है कि रुको रुको जल्दी में, लेकिन वो देर हो चुकी होती है और 2 डाकू जल के मर जाते हैं। सुल्तान सिंह वहां पे लगी नॉब को प्रेस करता है और अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद में सारा खजाना लूट लेता है। इस घटना का पता अगले दिन चलता है विक्रम सिंह को। मीटिंग बुलाई जाती है, सैनिक आके बताते हैं कि महाराज सारा का सारा खजाना लूट लिया गया। तो जो विक्रम सिंह पूछते हैं घंटियां क्यों नहीं बजाई, तो सैनिक कहते हैं कि महाराज घंटियां को तो पहले ही कोई काट चुका था। तो शक होता है मंत्री और विक्रम सिंह को कि अवश्य ही कोई न कोई अंदर का आदमी है जिसने घंटियां काट दी थी। बांकेलाल जो है डरता भी है कि ऐसा ना हो कि इन्हें पता लग जाए वो मैंने किया है तो ये मुझे फांसी पे चढ़ा दे। वो सोचता है जल्द से जल्द मुझे शिव मंदिर जाना चाहिए, अपना 10% वाला जो हिस्सा है लेना चाहिए और इस राज्य से, शहर से रफू चक्कर जाना चाहिए। फराज सेनापति को कहते हैं कि जाओ सुल्तान सिंह को ढूंढो, किसी भी तरह उसे ढूंढ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। जब तक ढूंढ के नहीं लाते हो उसे मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इधर बांकेलाल जो है मीटिंग के बीच में से चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। महाराज पूछते हैं बांकेलाल तुम कहाँ जा रहे हो इस कठिन समय में। बांकेलाल बहाना बनाते हैं कि महाराज मैं अपने तरीके से उन डाकुओं को पकड़ने जा रहा हूँ। तो विक्रम सिंह खुश होते हुए कहते हैं कि मुझे यही तुमसे उम्मीद थी। बांकेलाल उधर चुपचाप निकल जाते हैं, भाग लेते हैं सिर पे पांव रख के ताकि उनकी जान बच जाए, खजाना ले और वहां से हमेशा के लिए निकल जाए।
इधर डाकुओं के अड्डे पे जो खजाना लूटा गया था उसकी बंदरबाट चल रही है। वहां पे सुल्तान सिंह कहता है कि साथियों, आज लूट के माल के 3 हिस्से नहीं होंगे, 4 हिस्से होंगे, क्योंकि इसमें से हमें एक बाकेलाल को देना है। लेकिन बाकेलाल को जैसे ही आएगा लेने के लिए उसे कुछ मिलेगा नहीं, मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये सुनते से ही मंगल सिंह जो पहले से ही भरा बैठा था उस बोलता है कि नहीं नहीं सरदार, इस बार माल का बराबर बंटवारा होगा, आप 3 हिस्से नहीं लेंगे, इस बार हम सभी में बराबर बटेगा। यह सुनते से ही सुल्तान सिंह आग बबूला हो जाता है और मंगल सिंह से लड़ने लगता है। कहता है कि ये नहीं हो सकता, मैं सरदार हूँ, मैं ही ज्यादा हिस्सा हमेशा लेता आया हूँ, मैं ही लूंगा। लेकिन मंगल सिंह कहता है मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ, कोई खैरात नहीं मांग रहा। सारे लोग जो होते हैं आपस में लड़ने लगते हैं, कुछ सुल्तान सिंह की साइड होते हैं, कुछ मंगल सिंह की साइड होते हैं और एक दूसरे को मार काट करने लगते हैं। मारते मारते सारे लोग आपस में मर जाते हैं, बचते हैं सुल्तान सिंह और मंगल सिंह। लेकिन सुल्तान सिंह मंगल सिंह के पेट में तलवार घोंप देता है और मंगल सिंह सुल्तान सिंह मंगल सिंह के पेट में तलवार घोंप के उनको मार देता है। मरने की कगार पे ही होते हैं, तभी हमारे बाकेलाल पहुंच जाते हैं। बाकेलाल पहुंचते हैं, बाकेलाल देखते हैं कि सारे डाकू है, कोई मर चुका है, कोई करा रहा है, कोई पानी मांग रहा है। सुल्तान सिंह भी बाकेलाल से कहता है कि बाकेलाल मेरे पेट से तलवार निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो सुल्तान सिंह जो है मरने की कगार पे पहुंच चुका होता है ऑलरेडी। बाकेलाल सुल्तान सिंह के पेट में से तलवार निकालता है उसकी मदद करने के लिए। इतनी ही देर में बाकी सैनिक भी आ जाते हैं उस जगह को खोजते हुए और देखते हैं कि सुल्तान सिंह जो है वो मरा पड़ा है, जो अभी मरा है। बाकेलाल के हाथ में तलवार है। सभी सैनिकों को लगता है और राजा को लगता है कि बाकेलाल ने सुल्तान सिंह को मारा, बाकी इतने सारे उसके साथी थे उनको मारा। ये कितना बहादुर है, अकेला होके इतनी बड़े डाकुओं की टोली से इसने मुकाबला किया और सभी को मार दिया। विक्रम सिंह फिर से उसका धन्यवाद देते हैं कि बाकेलाल तुम बहुत ईमानदार हो, हम तुमको इनाम देंगे, तुमने राजकोष बचा के हमें अपमानित होने से बचा लिया। बाकेलाल जो बेचारा फिर से अपना फायदा देख के किसी का बुरा करना चाह रहा था, बुरा तो नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ। सारे डाकू मर गए, खजाना बच गया और इसका कुछ हिस्सा जो था वो बाकेलाल को भी मिल गया। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिर लेके आएंगे अगली बार एक नई कहानी, नए कैरेक्टर के साथ में। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।